नमस्कार। इंशाअल्लाह खान इंशाह फरमाते हैं कि पहुँचूँ मैं किसके कोहना हकीकत को आज तक इंशाह मुझे मिला नहीं अपना ही खुद सुराग। जब आज जो शेर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उसकी वजह कुछ ऐसी है कि हम बात करते हैं जीवन को जीने की और हमेशा लगता है जीवन से कुछ छूट-सा गया है। कुछ जब ढूँढना चाह रहे थे, कुछ हम चाह रहे थे कि हमें ऐसा मिले, हम ऐसा कुछ करें, लेकिन कहीं न कहीं कमी हमें नज़र आती है। और उसकी वजह क्या होती है, हम किसी न किसी एक दिशा में भागते रहते हैं और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। और बिल्कुल उस तरह से कि मान के चलिए कि सब्ज़ी अच्छी बनानी है तो उसमें सभी मसालों का पूरी तरह से बैलेंस में होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपने एक को ज़्यादा डाल दिया और एक को कम डाल दिया तो भी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी, खाना अच्छा नहीं बनता है। जीवन भी बिल्कुल वैसे ही है। जीवन में भी कई रंग होते हैं, उन रंगों को तन, मन, धन, आत्मा, विचार हर तरह से अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो फिर आप उस जीवन का उतना आनंद नहीं ले पाते हैं। तो जीवन का पूरा आनंद किस तरह से लिया जा सकता है, यही सीखने की कोशिश आज हम लोग इस मंच के ज़रिए करना चाहेंगे। और इस मंच के ज़रिए हम जिन 3 महनीय अतिथियों को जो आमंत्रित किया है, वो अपनी-अपनी फ़ील्ड्स के अंदर महनीय तो हैं ही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट तो हैं ही हैं, साथ ही साथ के अंदर उनका अनुभव कहीं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें बताएँगे कि किस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट संभव है हमारे लिए। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनूलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन को सभी आयामों को एक साथ लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय की परंपरा से। और सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा, हमारे साथ में निसरीन जी जुड़ी हुई हैं। निसरीन पोरबंदर वाला जी, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद और परिस्थितियों के बावजूद भी हमें इस शो के लिए समय दिया। दर्शकों को बताना चाहूँगा, नसरीन जी हमारे साथ में इस वक्त दुबई से जुड़ी हुई हैं। ये एक इंटरनेशनली रिनॉन्ड लाइफ कोच हैं, एनएलपी एक्रेडिटेड और ईएफटी प्रैक्टिशनर हैं, साथ ही साथ में फाउंडर हैं रीप्रोग्राम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ की। अगर इनकी अचीवमेंट्स की मैं बात करूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। इन्हें एज टॉप 10 लाइफ कोचिंग प्रोवाइडर इन इंडिया 2022 में सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ में इन्हें विमेन लीडरशिप अवार्ड 2022 भी दिया गया था। इसके साथ में इंडिया 100 विमेन आइकन अवार्ड भी दिया गया था। परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 भी था। ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच का अवार्ड भी जीत चुकी है। साथ ही साथ में भारतीय यूथ फेस ऑफ इंडिया अवार्ड ऑफ फॉर लाइफ कोच 2021 और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2022 भी जीत चुकी हैं। ये एक अक्सर टीवी चैनल्स के ऊपर हम बात करूँ, मैगजीन्स के अंदर कॉलमिस्ट के तौर पर भी नजर आती रहती है, पैनलिस्ट के तौर पर भी नजर आती रहती है। एक परफेक्ट वुमेन मैगजीन आती है, उसके ऊपर भी रेगुलर कॉलमिस्ट के तौर पे ये काम करती हैं। और इनको जो वर्ल्ड इंडिया की बात फीचर इन द इंटरनेशनल बुक लाइफ लेसन्स ऑफ वुमेन ओवर 40, उसके अंदर भी इनको फीचर किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद है निश्चित जी कि आपने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमें समय दिया और आज आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much for having me. और जो दूसरी शख्सियत जिनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा वो हमारे साथ है बेंगलोर कर्नाटका से मीरा संपत कुमारी जुड़ी हैं। मीरा जी, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज इस मंच के ऊपर हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें बताने के लिए कि आखिर होलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है। दर्शकों को बताना चाहूँगा, मीरा जी वैसे अपने आप में ख्यातमान नाम है, लेकिन एक होस्ट की जो उपस्थिति की जिम्मेदारी के आधार पर कहना चाहूँगा, ये एक पायनियर इन द फील्ड ऑफ सुजोग थेरेपी इन कर्नाटका कही जाती है। साथ ही साथ में कि हाईली ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड हैं, थेरेपिस्ट और ट्रेनर हैं सुजोग थेरेपी को लेकर। साथ ही साथ में ये रेगुलर वे के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए स्किल और अपने नॉलेज के जरिए लोगों के लिए बहुत अद्भुत काम करते रहते हैं। ये अपनी जो जिस तरह से रूट्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स उनके ऊपर जो काम करती हैं, उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली हुई है। और बल्कि कंपैशन और एम्पैथी के साथ में लोगों को सेवा करके उन्हें उनके समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अद्भुत कार्य कर रही हैं। मीरा जी, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार है कि आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया। Thank you.
और जो तीसरी शख्सियत जिनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा वो हमारे साथ में राधिका अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। राधिका अग्रवाल जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज मंच के ऊपर हमारे साथ में हैं। दर्शकों को बताना चाहूँगा, राधिका जी हमारे साथ में धामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। ये रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और इस साथ ही साथ में इंटरनेशनल एक्सेस बार्स फैसिलिटेटर भी हैं और बॉडी विस्परिंग प्रैक्टिशनर भी हैं, एनर्जी वर्कर भी हैं और फेलिसिटेटिंग चेंजेस विद और इसके ज़रिए ये इनकी जो मॉडलिटीज़ है उनके ज़रिए लोगों के जीवन के अंदर राहत पहुंचाने की कोशिश करती हैं, उन्हें एम्पावर करने की कोशिश करती हैं कि आखिर लोगों के जीवन के अंदर सुकून आ सके। राधिका जी, हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इस मंच के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। हमारे सभी पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब हमारे सवालों का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दर्शकों कमेंट्स आने शुरू हो गए। जो पहला सवाल मैं निसरीन जी से यहाँ पर लेना चाहूँगा। निसरीन जी, जब हम बात कर रहे होते हैं होलिस्टिक अप्रोच की, होलिस्टिक पर्सनल डेवलपमेंट की, तो ये किस तरह से कोई अचीव कर सकता है और उसके मायने क्या होते हैं? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। आपने ही शुरू में जो बताया था सुनील जी कि एक सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर सारी इंग्रेडिएंट्स होनी जरूरी है। इसी तरह से माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस, सारा चीज का डेवलपमेंट अगर ऑप्टिमली होता है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट has taken place. ये सारा it happens in the very formative years of children. लेकिन वहाँ it doesn't end there. It's a continuous process and everyone is developing at an everyday level, moment to moment. हम लोग we can never say that I have completely developed myself in any one field or whatever, because हम लोग जो है वो like I was mentioning a little while earlier कि we are all work in progress. अगर हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना है, तो then we stop developing and then you become redundant. हम लोग evolution का भी जब देखते हैं तो जो चीज हम यूज नहीं करते हैं वो एट्रोफी हो जाता है। अगर if you don't move your arm, if you don't move a certain part of your body, that starts getting atrophied. So the same way, अगर हम कोई एक भी तरह से like if it is mind, its body, soul, या even your emotions, अगर उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो then that part of your body will start becoming atrophied, or rather that part of your personality. इमेजिन अगर एक कार का एक पहिया भी अगर ये हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो the car becomes stagnant. It cannot move forward. So the same way, अगर हम लोग अपने लाइफ के कोई भी एक पार्ट से if you are not moving forward in the proper way, then you start stagnating. That is why हम लोग को हर एक part of our पर्सनैलिटी यू शुड टेक केयर ऑफ, लाइक माइंड, बॉडी, सोल. माइंड को भी हम लोग नरिश करना चाहिए, स्पिरिट को भी नरिश करना चाहिए, एंड ऑल्सो योर इमोशंस. सो इफ यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 4 pillars of your life, that's when you can really move forward in your life as such. बहुत बहुत धन्यवाद निसरीन जी। दर्शकों, निसरीन जी के जरिए ये बात, जैसे यहाँ पे लामार्क की जो थ्योरी है कि एवोल्यूशन के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा यूज आती हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं और उसी के लिहाज से आगे काम करना शुरू करती हैं। तो निसरीन जी ने बताया है कि उसी चीज़ को आधार बनाते हुए यहाँ क्यों हमें कि आप जिन चीज़ों का यूज़ नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, वो अपने आप ही धीरे धीरे वैनिश होने लग जाती हैं, गायब होने लग जाती हैं। तो आप जिन चीज़ों को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही बेहतरी से नजर आते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कोई अगर आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिन अंगों पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं वो ज़्यादा बलिष्ठ होते जाते हैं। इसी तरह से अगर आप दिमाग का काम करते हैं तो दिमाग ज़्यादा होता है। और जीवन के लिए तीनों आयाम होने ज़रूरी है, तो इसलिए संतुलन के साथ तीनों पर काम करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो एक अंग क्षीण हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे शरीर का अगर हाथ, पाँव, आँख, नाक कुछ भी कमज़ोर पड़ता है तो हमारे शरीर को उसका जो दंश है वो झेलना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम तीनों चीज़ों, चारों चीज़ जो आयाम बताए हैं, चाहे मन हो, बुद्धि हो, शरीर हो, सभी को संतुलित लेना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद निसरीन जी। एक बार पुनः मैं मीरा संपत कुमार मैम की तरफ बढ़ना चाहूँ। मीरा मैम,
जब हम लोग बात कर रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो आपकी नज़र के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ है वो नेसेसरी हैं कि वो होनी ही चाहिए, तब जाके एक व्यक्ति का पूर्ण विकास हो पाता है? जी, अगर आप वैल्यूज के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो वैल्यूज इज एक्चुअली क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। वैसे वैल्यूज बोलने से एक्चुअली होलिस्टिक मेडिसिन जब आप बोलते हैं, वो एक चीज नहीं, वो खाली फीवर या कॉफ या कोल्ड या लेग पेन ऐसे नहीं देखता है। बिकॉज मेडिसिन जो है पर्सन, उसका जो हेल्थ होता है वो एकदम कॉम्प्लेक्स है। तो उसका बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट्स, the spirituality of the person, the mental health of the person, and also the social health and stress levels. So all these things are also put into the whole thing. ये सब जब एक साथ हम लेते हैं तभी होलिस्टिक होता है। तो अगर आप वैल्यू के बारे में बोल रहे हैं, एक थेरेपिस्ट के पास वैल्यूज जो है, वो वैल्यू तो कमिटमेंट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड कमिटमेंट जो है, दैट इज मेरे पास जो भी वेपन है, यानी मेरा कौन से थेरेपीज में ट्रेनिंग हुआ है, मैं सब यूज करूंगा या करूंगी। वो सब यूज करके जो भी है थोड़ा डाइवर्शन करके थिंक आउटसाइड द बॉक्स। एंड नॉट ओनली, यानी जो थेरेपिस्ट है उसको एकदम फुल कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरे पास जो भी आता है, मेरे पास जो भी टूल है, मैं वो यूज करके इसको ठीक करूंगा। तो वैल्यू सिस्टम तो वही है, और वो वन वे ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि थेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ में होता है। जो थेरेपिस्ट बोलता है वो पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है, तो पेशेंट को भी कमिटमेंट होना चाहिए। The commitment is very necessary on both the people if you say value. But otherwise, if you say again values, we need to look at so many things: the environment of the person, the family life of the person, the stress levels of the person, the business working levels of the stress, and family relationships, financial relationships. तो ये सब चीज को माइंड में रख के वो थेरेपिस्ट को ट्रीट करना है। तो जब कोई आता है तो यू डोंट से ओके तुमको दिस थिंग लेग पेन है, ठीक है, ऐसे ऐसे करो, एक्यूपंक्चर करो, जो भी करो, काउंसलिंग करो, ठीक हो जाएगा। से अगर वो थेरेपिस्ट को इतना कमिटमेंट होना चाहिए, उसको उतना वैल्यू होना चाहिए कि जो कॉज है, जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम है, वो उसको ढूंढना चाहिए। इसलिए वो थेरेपिस्ट को एकदम परसिवियरेंस यानी उसके पीछे उसको जाना ही है। तो कभी कभी वो तो, क्योंकि जो हेल्थ है वो एक ऑनियन के जैसे, एक प्याज के जैसे होता है। वो एक चीज निकला तो दूसरा लेयर आएगा, वो निकला तो दूसरा लेयर आएगा, अंटिल यू रीच द कोर। तो थेरेपिस्ट एटलीस्ट के पास इतना वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, जो कोर है, जो अल्टीमेट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, उसके पास मैं जाके वो अगर ठीक करूंगा तो जो भी ये सब प्रॉब्लम्स है वो सब सेटल हो जाएंगे। तो एंड ऑफ कोर्स वो थेरेपिस्ट को मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेट द पेशेंट टू फॉलो, टू कम बैक, टू बी कमिटेड एंड टू बी कमिटेड एंड कीप द अपॉइंटमेंट्स। जब तक वो ठीक होता है उसको सारे अपॉइंटमेंट्स रखना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली ये दोनों का अगर वैल्यू सिस्टम, तो बेसिक वैल्यू इज दैट ओनली, एंड ऑनेस्टी, sincerity, values. When we say commitment, that is also sincerity, but at the same time you should be honest in, because जो भी है ultimately जो healing है, जो भी healing किया वो, they say physicians are people on earth doing God's work. So actually the healer is not us, the healer is sitting up there, and through our hands or through our words he is coming and healing this person. So we always have to give credit. So spirituality is also very 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 important. तो इसके लिए जो भी है हमको सारे एंगल से वो प्रॉब्लम को देखना है, और तभी वो ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअली जो थेरेपिस्ट को वेरियस एंगल्स से देखने का कमिटमेंट होके, स्पिरिचुअल हेल्प लेके, एंड उसको परसिवियरेंस के साथ उसको काम करना पड़ेगा। तो ये सब अगर सारे एंगल्स जो भी पेशेंट आता है उसके सारे वेरियस एंगल्स, फाइनेंशियल, स्ट्रेस लेवल्स, बिजनेस, फैमिली, जो भी है, जो भी लेवल सब देख के सभी लेवल्स के बारे में उसको ट्रीटमेंट दिया या काउंसलिंग दिया,
तो health also, because physically also they have to be strong, so you have to advise them, तुम वॉकिंग करो, नहीं तो जिम करो या योगा करो या tai chi करो या जो भी है, फिजिकल एक्सरसाइज वेरी नेसेसरी, एंड डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाना प्रॉपरली खाने से हमारा हेल्थ बढ़ता है. एंड लाइफस्टाइल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइफस्टाइल एंड खाना एंड एक्सरसाइज एंड ऑल आर वेरी इंटरकनेक्टेड. तो जब हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, हम अच्छा खाना खाएंगे, हम करेक्ट टाइम पे रेस्ट लेंगे, हमारे लिए जो अच्छा है वही हम करेंगे. तो ये सब सिखाना है एक्चुअली थेरेपिस्ट को सिखाना. अगर उनके लाइफस्टाइल में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज है तो उसको वो भी ठीक करना पड़ेगा. तो सारे एंगल से देखने का कमिटमेंट होना चाहिए उतना उसको, एंड मोरओवर उसको अपने साइंस को वैल्यू देना चाहिए. The therapist also has to value his science, his or her science, and the patient also has to value the advice. So the trust rapport has to be built up first. So that is the basic value system is perseverance, commitment, and faith in God. Because all these things, and attacking a problem for not attacking, addressing a problem from various angles, then only you will come to the root of the problem and you will be able to cure the person. बहुत सुंदर, बड़ी बात. जीवन में समर्पण का कहें, श्रद्धा का कहें, विश्वास का कहें, और निष्ठा का होना बेहद जरूरी. साथ ही साथ में स्पिरिचुअलिटी है जीवन के अंदर होनी जरूरी है, क्योंकि जिस स्पिरिचुअलिटी के जरिए हम लोग आए हैं, अंत में मिलना भी वही है. तो अंत से लेके जो आगाज से लेकर अंत तक का जो सफर है, उसके बीच के अंदर में हम उससे, चाहे प्रकृति कह लें, सुपरनेचुरल पावर कह लें, कि कुछ भी हम लोग नाम दे, लेकिन उसके प्रति हमें आश्रित होना, आभार होना बेहद जरूरी है. और एक लाइफ स्टाइल के ऊपर मीरा जी ने बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की है कि लाइफस्टाइल का भी उन्नत होना बेहद जरूरी. जब ये वैल्यूज किसी के व्यक्ति के जीवन में होती हैं तो फिर वो बेहतरी से काम कर पाता. बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी आपके इतने सुंदर से मार्गदर्शन के लिए. और अब मैं राधिका जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा. राधिका जी, सवाल ये आ रहा है कि जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इमोशनल जो क्वेश्चन होता है उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो इमोशनल डेवलपमेंट है वो कितना और कैसे सहयोगी होता है आपकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में? सी होलिस्टिक डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव अगर देखे जाए तो होलिस्टिक का मतलब क्या होता है एज अ होल, राइट? जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, बट हर चीज जो हमारा होता है वो इंटरकनेक्टेड है, राइट? इमोशनल एरिया इज कनेक्टेड विद दी social areas and your physical areas and the every areas, right? So, emotional ka personally I feel that it is the most important because it's one of the foundation for everything, right? आजकल डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, लोगों के सामने इतना सारा कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है. कोविड के बाद why people started going into the lot of financial stress and everything because there was no proper way to कि वो कैसे अपने इमोशंस को वेंट आउट करे या कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करे. अगर एक बच्चा भी है, अगर आप उसको देखें, बहुत एग्रेसिव है बच्चा, ठीक है, उसके अंदर एंगर बहुत है, बट उसको ये नहीं पता है कि वो वेंट आउट कैसे करे या एक्सप्रेस कैसे करे उस चीज को, तो ये आगे चल के उस बच्चे के लिए सुसाइडल टेंडेंसीज तक डेवलप कर सकता है अगर वो सप्रेस किया जा सकता है. उसको बच्चे को पनिश करे जा रहे हो आप क्योंकि वो इतना अग्रेसिव है, बट अगर आप उस बच्चे की मेंटल हेल्थ को समझ के जाया जाए कि वो गुस्सा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि वो इतना सफोकेटेड और इतना एंग्री है. जब वो चीज उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सब प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता है उसको, बिकॉज हम लोग में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है. इमोशंस लाइक आप सप्रेस करो. अगर आप जेंडर के अकॉर्डिंग देखो तो बॉयज को तो सबसे ज्यादा इमोशनली कोल्ड माना जाता है कि यू गाइज आर नॉट सपोज्ड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एज इमोशनली. अगर कोई बंदा सेंसिटिव है, अगर आपको लगता है कोई गाय सेंसिटिव है, वो आप जनरली क्या कहेंगे, हम उसको एक वीक कैटेगरी में माना जाएगा. गाइज को हमेशा रफ एंड टफ माना जाता है, बट अगर उनको भी अपने इमोशन के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज दी जाए कि गाय हो या गर्ल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ह्यूमन बीइंग एक इमोशन के ऊपर चलता है. फीलिंग्स है जो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, राइट? इमोशंस सब चीजों को कनेक्ट करते हैं. वाई जब एक बंदा रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन क्या होता है? बिकॉज आपस में नीड एक दूसरे के मीट नहीं कर पाते, बिकॉज वन पर्सन इज इमोशनली कोल्ड एंड वन पर्सन इज लाइक सुपर इमोशनल, राइट? तो आप उन चीजों के लिए बीच में वो कॉन्ग्रुएंसी कैसे लेके आते हैं? तो इमोशनल डेवलपमेंट का वो चीज आपको होलिस्टिक में सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है ताकि आपको पता चले कि आपको इमोशन कैसे हैंडल करने हैं.
आपको पता होना चाहिए मैं एक्चुअली क्या इमोशन से गुजर रहा हूँ। अगर एंगर है तो क्या है, बेसिकली डीप रूट कॉज क्या है उस एंगर का। डर है तो इतना डर क्यों है, क्या रीजन रहा है। अगर हम इस चीज को होलिस्टिक अप्रोच से देखें तो आप सिर्फ मेडिसिन से एंटायर रिलैक्सेंट देके उस बंदे को चुप नहीं कराए जा सकते कर सकते, बिकॉज आगे चल के वो उसके लिए हेल्थ के लिए डिट्रॉइट हो रहा है, राइट। तो इमोशंस को बेसिकली आप जब तक फिगर आउट नहीं कर रहे हो, अच्छे से टैकल अप नहीं कर रहे हो और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक दैट विल क्रिएट अ ह्यूज यू नो blackout in your personality as a whole, as an adult, as a kid, or call it whatever. इतने सारे लोग जो famous भी होते हैं, but why do they end up being depressed and lonely? Emotional support, right? Rich people, happy people, family people, deep down depressed, stressed. These are the emotional values. Like, this is the importance of emotional development in the holistic approach. For me personally, when I was going through my emotional load, these holistic approach has helped me to get out of my emotional loads and things. And now I could speak up. I could, when I take care of my emotions, I'm in a very happy space. So I would just encourage people to know that emotions are just as innate and natural jitna किसी के लिए भी होता है, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, इट डजंट नो एनी जेंडर बायसेस, बट इमोशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर इमोशन कहीं ना कहीं डीप रूटेड आपके अंदर सबकॉन्शियस में बैठे रह गए, अनएड्रेस्ड रह गए, इट विल क्रिएट अ लॉन्ग टर्म डेविस्टेशन फॉर योर रिलेशनशिप और एनी एरिया ऑफ योर रिलेशनशिप। सो इमोशंस को प्रॉपरली टैकल करना, उसको प्रॉपरली ट्रीट करना, एक्सप्रेस करना, प्रोसेस करना, वेंट आउट करना, इट्स लाइक बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू हैव। अगर सपोज आपकी नीज में बहुत ज्यादा इमोशन सप्रेस होके रह गए, तो विच इज ऑल्सो क्रिएटिंग डिजीज, राइट। कैंसर का मोस्टली रीजन क्या होता है? लॉट ऑफ स्टफ्ड रिजेंटमेंट, राइट। अगर इमोशंस इतने अगर आप हैंडल नहीं हुए, दे कैन एंड अप क्रिएटिंग such diseases to the extent of cancer, tuberculosis, or maybe tumors, कुछ भी हो सकता है. It can show up in any form because यहाँ से सब शुरू होता है and it manifests into your physical body. So I would suggest, like, emotion is the biggest for me personally. What I have experienced with the entire work is like emotion is the deepest thing that people needs to address and literally understand. It is not the ignored part, and it is not कि आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. They don't take emotion just granted, just like that. They can contribute to your financial havoc also. They कुछ भी कर सकते हैं emotions का. So that's it. बहुत सुंदर बात कही. आपकी बातें सुन के मुझे जावेद अख्तर साहब का वो मिसरा याद आ गया. फरमाते हैं कि तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो लो. हमने खुद को अलग अलग जामे पहना रखे हैं. ये पुरुष है तो रोएगा नहीं, औरत है तो ऐसा कर सकती है, पुरुष है तो ऐसा करेगा. तो ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो रास्ता है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करें, उसके बीच में एक हर्डल्स हैं जो कि हमें रोकते हैं, हमें नहीं आगे बढ़ने देते. और राधिका जी ने बड़ी खूबसूरत तरह से इस बात को स्थापित यहाँ पे किया है कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कुछ भी या फिर कोई अन्य हो, सभी के मन के अंदर सभी तरह के भाव हैं, सभी तरह के विचार हैं और सभी तरह के विकार भी हैं. अब और उन्हीं विचारों और उन विकारों के आधार के ऊपर ही व्यक्ति आगे अपनी जो रास्ता है, जो सफ़र है, वो तय करता है. तो हम सिर्फ इस आधार के ऊपर दबा दी जाएं कि आप पुरुष हैं, या आप इस आधार पे आगे धकेल दी जाएं कि आप महिला हो तो सही नहीं है. इमोशंस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है, जैसे कि राधिका जी हमें यह बता रही थी. तो अपने जो इमोशंस हैं उनका सही ढंग से हम लोग एक्सप्रेस करें और उनको लेते हुए आगे बढ़ें, तो शायद होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर बकौल राधिका जी अच्छा रिजल्ट है वो हमको देखने को मिल सकता है. क्योंकि जब आप अपनी बातों को कह देते हैं, साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मन पे एक विश्वास कहीं वो पैदा हो जाता है. बोझ अगर हो तो वो हल्का हो जाता है. राधिका जी, बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने जो व्याख्या की उसके लिए प्रणाम करता हूँ मैं आपको. और अब मैं पूरा निसरीन मैम के पढ़ना चाहूँगा. निसरीन जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी आ रहा है कि जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए अगर हम अपने दर्शकों को समझा पाएँ तो शायद दर्शकों को समझने में थोड़ी और आसानी होगी. डेफिनेटली. इमेजिन कि एक चेन है, हर एक लिंक इज लिंक टू द अदर. सो द सेम वे होलिस्टिकली अगर हम अपनी लाइफ में देखेंगे तो if you're having any kind of pain in your body, will you feel like getting up and doing anything? So your physical body is
connected to your emotions and your mood. You know, when you're feeling very down, you will feel, when you're feeling down, you'll your body also won't want to do something, you know. हम अक्सर देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसा होता है, तो all you want to do is कि हमको बस घर जाके, you know, we just want to rest. So this way, each and every part of your development is linked, just like the chain, everything is linked. So अगर हमको holistically अगर कुछ भी achieve करना है, अगर हमको एक holistic health achieve करना है, तो हर एक अपना जो पहलू है लाइफ का, उसके ऊपर हमको concentrate करना पड़ेगा. You know, have a proper morning routine, because when you have a proper morning routine, that sets the tempo for the day. अगर हम morning उठते ही, you know, you do a little bit of pranayam, a little bit of yoga, so you are actually activating all the this in your body. And when all those things are activated, you will notice that you will अक्सर देखा जाता है, when you do exercises, there are certain good hormones which are secreted in the body, which helps you elevate stress, which helps you get away from depression. So all those beneficial hormones are secreted in your body just by doing a little bit of exercise. Meditation करने से it calms your mind. So if you have this kind of a morning routine where you are aware of each and every area of your life, do a little bit of journaling, which helps you you know, identify कि मेरे ये area of life is actually suffering, so मुझे क्या करना चाहिए. If you do a journaling, उसमें you will be able to understand कि हाँ, okay, my emotions, बहुत सारा emotions बाहर आता है when you do journaling. There are simple techniques like EFT or emotional freedom technique, which is you know, I think one of the best techniques which you can do in the you know, this of your home, apne small area where you don't need to be in front of people. You do a little bit of tapping, it helps you release all those emotions which are pent up in your body. And that way, when you do this tapping, it is you know, ये Chinese and Indian medicine में से ही लिया हुआ है. This end points of meridians है जो हम लोग tap करते हैं, तो it releases your anger, your frustration, unhappiness, सारे जो emotions जो अपने body में आके stuck हो गए हैं, which we have not been able to express to people. And like you know, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे about this particular thing, कि emotions are the things that cause any kind of diseases, because it starts with your mind. Because हम लोग अक्सर देखते हैं कि you know, if you have in your mind you have a mindset कि मुझसे ये नहीं हो सकेगा, कितना भी कर लो, even if you learn इतने सारे डिग्रीज भी ले लोगे, if your mindset says कि you cannot do it, you will not be able to do it. But if you know, अक्सर हम लोग I always love to give this example of this movie Three Idiots. It's a very very typical expression of growth mindset, where ये देखा मैं ये कर सकता हूँ. If you have that attitude in life, कुछ भी difficult नहीं है. And that's where you know your holistic development starts from you know, your mindset सही करो, then start putting everything else in its place, so you will see that you know, अपना पहिया जो है वो घूमना शुरू कर लेता है, and you know, all areas of your life start falling into place. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका. यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जब हम मन, चित्त और दिमाग से कहूँ, बुद्धि से कहूँ, प्रसन्न रहें, शांत रहें और यथा योग्य समाज में कुछ अच्छा सहयोग करने की स्थिति में अगर आते हैं, तो हम लोग अपने आप को उस स्थिति के अंदर पाते हैं कि हम होलिस्टिकली डेवलप्ड हैं. साथ ही साथ में यहाँ पर एक बात जो निसृंजन जी ने पुनः स्थापित की है कि लाइफस्टाइल का और आपके विचारों का सही दिशा में होना बेहद महत्वपूर्ण है. अगर ये आप सही दिशा में हैं, तभी आप अपने आप को होलिस्टिकली डेवलप कह सकते हैं, अन्यथा तो आपको अपने आप के ऊपर काम करने की आवश्यकता है. मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हमारे साथ बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ रंजीत सिंह जी, जो कि प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं. और मेरा मैम, इन्होंने आपसे एक सवाल करना चाहा है. रंजीत सिंह जी ने
सबसे पहले तो रंजीत सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला इस कार्यक्रम को देखने के लिए। रंजीत सर आपसे एक सवाल कर रहे हैं मेरा, मैं कह रही हूँ माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स टू मोटिवेट द पेशेंट ऑफ एडिक्शन ऑफ एनीथिंग टू रिड्यूस द साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स। जीवन कोई इस तरह से हूँ, व्यक्ति किसी भी चीज के एडिक्टेड हूँ, तो उनको आप सही रास्ते पे चलने के लिए क्या रास्ता दिखाना चाहिए? He means withdrawal symptoms. रंजीत सिंह। नहीं, see now you can now ultimately जो भी पर्सन है चेंज होना है तो उसको अंदर से उसके अंदर से आना चाहिए। You can tell whatever you want. Anybody can tell, the family can tell, the counselor will, they'll catch hold of the person. तुम काउंसलर के पास आओ, डी एडिक्शन, अभी तो एक्यूपंक्चर में हम डी एडिक्शन भी करते हैं, बट इट विल नॉट बी अ सिंगल दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, रैपो बिल्डिंग होना चाहिए। बिकॉज जो भी अपने पास आता है, अगर रैपो है यानी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, a strong friendship bond or strong emotional bond or a strong supportive bond, अगर ये बॉन्ड बिल्डअप हुआ तो वो पेशेंट जो है उसको भरोसा होता है, जो थेरेपिस्ट है उसके ऊपर उसको भरोसा आता है। जब भरोसा है तब वो थेरेपिस्ट का बात मानेगा, तब वो बोलेगा। एंड सो देन एंड फर्स्ट एंड दिस थेरेपिस्ट आल्सो हैज टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट मुझे तुम्हारे हेल्थ का, तुम्हारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड लाइफ हेल्थ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। सो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट फॉर मी, आई एम डूइंग इट एंड यू आर ऑल्सो नॉट डूइंग इट टू मेक योर फैमिली हैप्पी, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। पर उसके लिए क्या है, उसको थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड सिस्टम भी होना चाहिए। कि अगर ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम मीन्स डोंट गिव चॉकलेट, दैट्स नॉट द थिंग। रिवॉर्ड सिस्टम मीन्स उसको दिखाना चाहिए, उसको अभी थोड़ा किया, थोड़ा जो भी थेरेपी है जो यूज किया, उसके बाद उसको थोड़ा सा चेंज मिलता है, तब उसको कुछ तो भी डिफरेंस आता है। So you have to enhance that difference. You have to make him focus on that little betterment that he has. And at the same time ये रैपो बिल्डिंग के लिए, रैपो बिल्डिंग जब होता है तब उसके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो किसी भी चीज़ पे एडिक्टेड है उसमें उसके लाइफ में कुछ तो भी कमी है या कुछ तो भी प्रॉब्लम है। सम इट इज टू मैनेज सम स्ट्रेस or to overcome some problem that they get addicted to anything. So we also have to try to resolve the issues that made them addicted to this. तो अगर कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उसको समझा सकते हैं कि इससे भी बहुत अच्छी मिलेगी ना। So whatever it is, you see, in that way we have to keep motivating them. We have to show them good pictures, and moreover, more than anything else, you have to be a friend. You have to be a friend for the person. Then you can keep giving them depending on the person, because ये कोई standard system नहीं है, वो तो हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। आप कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या उसको क्या आइडियाज है, उसके क्या आइडियाज है, उसके क्या एम्स है, उसका क्या डिजायर्स है, उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। मीन्स यू हैव टू डू व्हाट दे कॉल पेसिंग विद द पर्सन, यानी हम उनके साथ चलते हैं, हम उनके साथ मेंटली चल के फिर वो ही उनका आइडियाज को लेके आगे बढ़ा सकते हैं। पर एक्चुअली ये कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है, बट यू हैव टू टॉक अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उनके साथ बात अगर किया तो हमको पता चलता है कि ये पर्सन को क्या अपील होता है, तो उनको क्या अपील होता है उसके हिसाब से हमको बात करना चाहिए। But more than anything else, and you should never tell them give up and all that, because definitely they'll get more stuck in that. We have to slowly coax them. वो coaxing बहुत important है, and at the same time you do your therapies, but उनके साथ बात करना बहुत ही important है। तो बात करते करते उनको हम समझा सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जो भी एडिक्शन में है उसके साथ जोर से बात करके उसको धमकी देके ऐसा कुछ काम नहीं चलता, वो तो और भी डबल एडिक्शन में चले जाएंगे।
तो वो पर्टिकुलर पर्सन को देख के उसको फिर धीरे धीरे बात करके उसको एडवांटेजेस सब दिखा के वैसे हम उसको उसका माइंड वो एडवांटेजेस में फिक्स करके धीरे धीरे हम उनको निकाल सकते हैं। तो काउंसलिंग ऑफ कोर्स है, उसमें बाग फ्लावर रेमेडीज भी देंगे और एक्यूपंक्चर भी। तो एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो उसमें उसको कुछ खुशी होना चाहिए, इसलिए कोई भी एक्सरसाइज सिस्टम जो भी आपको मालूम है वो एक्सरसाइज सिस्टम उनके साथ आप एक वॉक में जा सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, खुशी के केमिकल्स जो ब्रेन में जाके बैठते हैं। तो जब हमारे माइंड में जब खुशी होता है ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस लेवल जब कम होता है तो एडिक्शन भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो वी हैव टू ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्डिंग दिस स्ट्रेस लेवल एंड मोर ओवर वी ऑल्सो हैव टू रिप्लेस इट। जब हम कोई चीज को निकाल रहे हैं वो जगह को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कुछ तो भी डालना चाहिए। तो अगर तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जैसा पॉटरी है, पॉटरी मेकिंग, पेंटिंग, राइटिंग, पोएट्री, जो भी है कोई तो भी एक हॉबी, वो उसको धीरे धीरे एंड फिजिकल एक्टिविटी ये सब उसको साथ साथ बाय साइड उसको ये सब भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो एक्चुअली जो डी एडिक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एंड ऑफ कोर्स उसका जो बेसिक उसका रूट कॉज क्या है उनको पूछना चाहिए। जब ये शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, जब ये शुरू हुआ तब आपके लाइफ में क्या हुआ, वो टाइम में जाके वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके उसके बारे में काउंसलिंग करना चाहिए। And that we can use NLP. It is very very powerful tool and we can do all these things with that. But you can't use every same system, you cannot use for every person. There is no standard. क्योंकि आप किसी को आप बोलेंगे हिप्नोसिस, दूसरा जो जन है वो तो एकदम आई कांट डू दिस, वो ऐसा बोल देगा। सो वो पर्सन को देख के उनको धीरे धीरे बात करके मोटिवेट करके एट द सेम टाइम some pleasure activities also should be involved so that we can slowly wean them away from this de-addiction. That's what I do actually. I talk to the person, then slowly they become your friend. And फिर धीरे वो जब फ्रेंड बनते हैं तो उनको लगता है दिस इज माई वेल विशर, तब वो अपना बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो तब हम उनको धीरे धीरे उनको मोटिवेट करके उनके हिसाब से, उनके माइंडसेट के हिसाब से हम उनको कुछ तो भी एडवांटेजेस बता के उनको मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इससे कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है कि हम इसके ऊपर जाएंगे तो किसी व्यक्ति के काम आ सकते हैं, उसे बदल सकते हैं या फिर जैसा हम चाह रहे हैं उस तरह से उसको उस रास्ते के ऊपर लेकर आ सकते हैं। मीरा मैम ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को कहा कि पहले भरोसा जीतना होगा, क्योंकि भरोसा ही भगवान है। जब आप किसी का दिल जीत लेते हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है और आपके अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार भी हो जाता है। साथ ही साथ में आभार की भी बड़ा महत्व है, जो ग्रेटिट्यूड के ऊपर भी मीरा जी ने अपने जो रखे कि ग्रेटिट्यूड भी अदा करना ज़रूरी है, खुद के लिए भी और जो सामने वाला जिसके प्रति हम लोग सोच रहे हैं उसके लिए भी होना बेहद ज़रूरी है। और अक्सर जब भी हम लोग किसी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जो भविष्य है उसका उजाला नहीं देख पा रहे होते हैं। तो मीरा जी ने यहाँ पर इस बात को रेखांकित किया है कि हमें उस भविष्य के उजाले के ऊपर भी उसका नज़रिया है लेकर जाना चाहिए कि ये देखिए ये चीज़ भी आपके लिए हो सकती है। और एक जो बड़ी महत्वपूर्ण सी बात यहाँ पे कही कि व्यक्ति का जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो किसी न किसी एडिक्शन का कारण बनता है। तो वो तनाव क्या है, अगर हम उसका मूल खोज ले तो एडिक्शन खुद ब खुद ही छूट जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसी भी एडिक्शन की वजह की जो देखते हैं वो कोई ना कोई तनाव होता है या फिर कोई डर होता है, कोई भय होता है, कोई ऐसी अनसर्टेनिटी होती है जिससे हम लोग दूर भागना चाहते हैं। अगर उस चीज़ को हम रिमूव कर दें तो हमारे बीच से वो चीज़ खत्म हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा मैम। राधिका जी, आपके लिए भी रंजीत जी ने एक सवाल यहाँ पर पूछा है। मीरा मैम, आपको रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रंजीत जी ने एक सवाल और यहाँ पर आपके लिए पूछा है, ये कह रहे हैं राधिका मैम, व्हाट टाइप्स ऑफ इमोशंस शुड बी कंट्रोल। जैसे अभी आप इमोशंस की जो बात कर रही थी, तो अब इमोशंस तो तरह तरह की होती हैं, तो यहाँ पर ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की इमोशंस है उसको हम लोग कंट्रोल करें और इमोशंस शुड बी देयर, इफ यस एट व्हाट परसेंटेज। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सो मैं ये बोलना चाहूंगी, इमोशंस जो है, सबसे पहले इमोशन को देखना चाहिए कि हमारे अंदर सप्रेस्ड इमोशन है कि नॉर्मल इमोशन है। इफ इट्स लाइक लॉट ऑफ सप्रेस्ड इमोशन तो वो आपको एक प्रॉब्लम में डाल सकता है। लाइक
ज्यादा अगर आपका गुस्सा बहुत टाइम से डिप्रेशन में है, सप्रेस करके रखे हैं आप, तो वो आपको किसी भी फॉर्म में आउटलेट करके दिखा सकता है। हो सकता है आप किसी सोशल इवेंट में आपको एक चीज ट्रिगर करी और आप वहीं पे बर्स्ट आउट हो सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा सप्रेसिंग एंगर है। एंड सपोज अगर किसी को पब्लिक फियर है, जो कभी बोलना ही नहीं चाहता है, and आपको कोई एक इवेंट दिया जाए, that would person would want to hide from that situation, you know, he will do anything to just run and hide कि मुझे कोई देख ना सके करके, वो भी डर एक होता है, ठीक है। तो इमोशन कंट्रोल करने की बात तब आती है जब आप पहले उसको एड्रेस कर लेते हो कि ये इमोशन कितने टाइम से वहां पे निग्लेक्टेड है, रिजेक्टेड रहा है, कि आपने उस चीज को एड्रेस किया भी है, प्रोसेस है या नहीं किया हुआ है। सबसे पहले आपको वो देखना है कि वो इमोशन कैसा है, क्या है आपका सबकॉन्शियस इमोशन है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा फाइनेंसिस के आगे स्ट्रेस है या गुस्सा है आपको उसके आगे, तो आपको पहले वो एड्रेस करना पड़ेगा कि क्या है। जब आप उसको प्रोसेस कर लेते हो, जब आपने सारी लेयर्स खत्म कर देते हो, इट्स जस्ट नॉर्मल इमोशन, तो आपके पास इतना ट्रिगर नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसको कंट्रोल करने के बजाय बस आपको ये पता होना है कि आपको क्या मैनेज करना है, कैसे इस इमोशन को मैनेज करना है, कि एप्रोप्रिएट, वो ही आपका एक उसमें आपका स्पिरिचुअल में इन्वॉल्व होता है, वो आपका मेंटल अवेयरनेस में इन्वॉल्व हो जाता है कि आपको कैसे कौन सा इमोशन कहाँ पे एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है। तभी बोलते हैं ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। होलिस्टिक अप्रोच इज लाइक एवरीथिंग इज जस्ट सो इंटरलिंक्ड। अगर इमोशन का आपने क्लियर कर दिया, फिर आपका मेंटल आता है, मॉरल वैल्यूज आती है कि कौन से इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे इवेंट में कैसे करना है, क्या करना है। एंड इमोशन इज वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे लिए कौन सा इमोशन सही है, या कितना परसेंट आप ये इमोशन मैं फील कर सकती हूँ, या आप इतना परसेंट इमोशन फील करिए, दिस इज द राइट परसेंटेज फॉर यू, राइट? It's very subjective matter, but until unless that emotion is not lying there unreceived, unacknowledged or basically unaddressed, कि वो आपकी लाइफ में लिटरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या डिजीजेस क्रिएट कर रहा है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वो आपकी लाइफ में कोई कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कोई डिजीजेस क्रिएट नहीं कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, बेसिकली मैं तो यही कहूंगी कि दैट इज द बेसिक सबको ही होना चाहिए, अवेयरनेस होती है कि कौन सा इमोशन सही है, कैसे कितना एक्सप्रेस करना है, क्या नहीं। आई थिंक दैट इज इंक्लूडेड इन द बेसिक मेंटल एंड ऑल द अदर डेवलपमेंट पार्ट ऑफ इट। और जब आपको पता चल जाता है अपने बारे में, वो अवेयरनेस है कि हाँ मेरी ये वीकनेस है, एंगर मेरा वीकनेस है, तो आप उसमें ऑब्वियसली यू टेक स्टेप्स टू वर्क अराउंड इट विद ऑल द मोडालिटीज। आप वो एक लाइन देखते हो, एक गाइडेंस यूज करते हो कि आपको क्या चीज है, ओके दिस इज माय वीकनेस, सो यू वर्क अराउंड इट विद अदर अप्रोचेस। आपके जो भी वर्क्स होते हैं, इमोशनल वर्क है, EFT, NFT, बार्स, बॉडी विस्परिंग एंड रेकी, आप उन चीजों को क्लियर करके देन यू जस्ट क्लियर इट आउट एंड ब्रिंग देम टू द नेचुरल स्टेट, बिकॉज इमोशंस है अनअवॉइडेबल है, बट इतना नहीं कि वो आपकी लाइफ को हैम्पर कर दे। उस स्टेज तक आप उस इमोशन को कंट्रोल करो। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, कि आपकी लाइफ को ऊपर टोल ना ले ले वो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका रंजीत जी ने, इस बात के लिए आपको धन्यवाद भी दिया। बड़ी महत्वपूर्ण सी बात यहाँ पर आई है, सही बात है, दर्द की कहीं, दवा की कहीं और दुआ की कहीं, ये तीनों चीज़ें इसे परसेंटेज में फिक्स नहीं की जा सकती, ये पर्सन टू पर्सन और कंडीशंस के लिहाज से असर करती हैं। तो ये बताना किसे कम करना है, किसे ज़्यादा करना है, ये तो बड़ा मुश्किल है। वही दर्द जो हमें ज़रा सा लगता है किसी को बहुत ज़्यादा लग सकता है, और वही दुआ जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है किसी के लिए बेअसर हो जाती है। तो ये बातें किसी एक व्यक्ति विशेष के लिहाज से नहीं कही जा सकती, किसी तौल के लिहाज से तो नहीं बताई जा सकती, ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। और सभी चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन कब किस चीज़ का होना है ये सिखाते हैं आपको आपके अनुभव, आपकी परवरिश, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ कितनी ज़रूरी है, तो आप सब चीज़ें बेहतरीन से कर पाते हो। और इसके लिए पेरेंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। और यहाँ मुझे लगता है राधिका जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात कही है कि हमें चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय, खासकर इमोशंस की अगर मैं बात करूँ, तो कंट्रोल नहीं करने के बजाय मैनेज करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो जैसे ही आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उससे बाउंडेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर वो एक सप्रेशन की स्थिति में आती है और दबाव महसूस करती है। और जब भी किसी चीज़ पे कोई दबाव महसूस किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपने आप को बाहर ब्लास्ट की तरह लेकर आने की कोशिश करती है। हो सकता है कई बार वो ब्लास्ट छोटी सी देर में ही हो जाए, कई बार बहुत लंबे समय के अंदर वो चीज़ फूट कर निकले। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कंट्रोल ना करें चीज़ों को, उन्हें मैनेज करने की कोशिश करें। जो चीज़ बह रही है उससे बहने दें, हम ये देखें कि वहाँ उसका जो असर है वो कितना ज़ोर से होना चाहिए, कितना धीरे से होना चाहिए, और ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर
करता है। राधिका जी, बहुत सुंदर यहाँ पे आपने मंत्रणा की, बहुत सुंदर सुझाव आपने दिया, उसके लिए अभिनंदन करता हूँ। निसरीन जी, एक बार पुनः मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा एक नया सवाल लेके, और सवाल इस बार मैं ये लेकर आया हूँ कि जब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट से किस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो अचीव किया जा सकता है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालिए प्लीज। First and foremost, मुझे ये I want to tell this that man was not created as an island. हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं. We have to live in society. So जब हम अपना social development अगर बराबर नहीं होता है, so you will notice that people, those who are introverted especially, अगर वो introverted है और उसका जो emotional needs है अगर वो properly address नहीं किया गया है, and then that person is put out into the world at large, what happens is they are not able to adjust in this particular environment, and that's when social development जो होता है becomes very very important. और ये social development क्या होता है? It helps you probably interact better with people. Team building में अच्छी तरह से you can do things, because आज के ज़माने में अगर if you are going to strive alone, you cannot really reach anywhere. But if सब साथ मिलकर करते हैं, you can reach a much wider perspective as such. So अगर हमको कुछ भी चीज अचीव करना है, हम अकेले if we are going to strive to do that on our own, we're going to take a much longer time. I'm not going to say we cannot reach our goal. You will reach your goal at some point or the other, but it will take a much longer time. This is where you have to make people aware that it's okay to ask for help. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग like how we put boxes if it is a boy you cannot cry, if it is a boy you cannot be emotional, a girl should always be subdued. ये सारे boxes बनाए हुए हैं. इसी तरह से we generally tend to feed people that if you ask for help you are known as a very weak person. So हम लोग try to always be so strong. हम लोग एक आर्मर पहन के चलते रहते हैं कि नहीं, मुझे किसी से मदद नहीं लेनी है, बिकॉज अगर मैं मदद मांगूंगी तो I will be known as a very weak person. But you need to educate people that it's okay to ask for help. And you in India we have this very beautiful saying कि साथ ही हाथ बढ़ाए. So if you अगर सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे तो you can achieve anything in this world, and for that social development is very very important. बहुत सुंदर बात आपने हमारे साथ में रखी है कि हम मिलकर अगर हम लोग चलते हैं तो चीजें आसानी से मिल जाती हैं. साथ ही हाथ बढ़ाना बहुत पुरानी फिल्म था, उसका गाना आपने यहाँ पे याद दिला दिया है. बहुत बहुत धन्यवाद कि मिलकर साथ चलेंगे तो चीजें आसानी से हो जाएंगी. कोई चीज मुझ में कमी है तो कोई दूसरे में पूर्ति हो सकती है, कोई दूसरे में कमी है तो मुझसे पूर्ति हो सकती है. एक दूसरे का साथ ही अच्छे से करते सकते. बहुत बहुत धन्यवाद निसरीन मैम. और मैं एक बार मीरा मैम की तरफ पुनः बढ़ना चाहूँ. मीरा मैम, आप एक्यूपेंचर के अंदर सिद्धहस्त हैं, एक बड़ी प्रतिष्ठित शख्सियत है एक्यूपेंचर को लेकर. तो अगर हम होलिस्टिक मेडिसिन की अगर बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या एक्यूपेंचर है वो भी एक होलिस्टिक मैनिफेस्टेशन के तौर पे काम कर सकता है? हाँ, एक्चुअली अभी आप जब होलिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, होलिस्टिक मेडिसिन क्या है? एड्रेस द इश्यू फ्रॉम वेरियस एंगल्स. एंड बेसिकली जब हम बॉडी को देखते हैं तो बॉडी ही नहीं है. बॉडी में एक माइंड है, वो माइंड से बॉडी में एक हार्ट है, उसमें इमोशंस है, और फिर बॉडी में माइंड है, उसमें मेंटल मेकअप होता है, उसका एक स्पिरिट होता है. हर एक बॉडी का एक मेटाफिजिकल स्पिरिट होता है जो आत्मा या जो भी बोलते हैं. एंड फिर वो एक यानी उसका वो आत्मा है, सोल एंड स्पिरिट. सो बॉडी, माइंड, सोल एंड स्पिरिट. जो एक्यूपंक्चर जो है एक्चुअली इट इज अ ट्रूली होलिस्टिक थिंग.
एंड जब हम देखते हैं एक्यूपंक्चर में नीडल्स जो लगाते हैं ये अलग अलग लेवल्स में होते हैं. वन इज फिजिकल, दैट इज विल से ओके दिस इज द लेग हेड एंड ऑल लाइक दैट, तो वो फिजिकल लेवल होता है. ऑल्दो इवन दैट इज मेटाफिजिकल. पर उसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है? अभी फिजिकल लेवल में ट्रीट किया, वो ठीक नहीं हुआ, यानी उसको कोई इमोशन है जो उसको ब्लॉक हो रहा है, उसको कुछ एंगर है, कोई अनफॉरगिवनेस है, वो किसी को माफ नहीं कर रहा है, या उसको बहुत दुख है, या जो भी है. तो उसके हिसाब से आज तो वो प्रॉब्लम के ऊपर, वो प्रॉब्लम के बेसिस से हम एक इमोशन चूज करके वो इमोशन को ट्रीट करते हैं. पर फिर भी उससे भी ऊपर एक माइंड होता है. वो माइंड इधर लोगों को बताता है कि तुमको ये इमोशन होना चाहिए. इमोशन में ट्रीट किया और फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, तो वो माइंड को ट्रीट करना है. दैट इज द मेंटल थॉट्स. वो कॉन्शियसनेस होता है, विल पावर होता है, विजडम होता है. तो ऐसे सब चीज, क्योंकि वो भी कभी कभी बॉडी, इमोशन और बॉडी को कंट्रोल करता है. पर उससे भी ऊपर मेटाफिजिकल स्पिरिट है. हम सब में एक कुछ तो भी है जो ऊपर वाले से इंस्ट्रक्शंस लेता है और चलता है. एंड एक्यूपंक्चर में हम एक्चुअली क्रिएटर ऊपर वाला सुप्रीम गॉड का इमोशंस नहीं, उनका पावर, उनका स्पिरिट लेके आते हैं बॉडी में. हम सब एक कैंडल है, यानी हम सब में वो स्पिरिट है जो ऊपर वाले के पास है, पर वो एकदम सन है और हम उनके उनके सामने एक कैंडल है. पर कभी कभी वो कैंडल भी डिम होता है, इसलिए हम जब नीडल्स लगाते हैं वो कैंडल पावर को भी इंक्रीज करते हैं. तो एक्यूपंक्चर जो है वो माइंड, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट सबको ट्रीट करता है एट द सेम टाइम. सो इन दैट वे इट इज वेरी होलिस्टिक. एट द सेम टाइम ये फिजिकली तो उनके साथ जब बैठते हैं तो लोगों को 1 घंटा बैठना है, तो उनका काउंसलिंग भी चालू होता है, क्योंकि वो लोग भी बात करेंगे. फिर थेरेपिस्ट जो है उनको ऐसे करेक्ट डायरेक्शन में उनको ये करेगा, उनका माइंड भी शांत कर देगा, आई मीन बाय टॉकिंग. एंड एट द सेम टाइम काउंसलिंग और नीडल्स निकालने के बाद एक टाइची सेशन या qigong या कुछ तो भी मिस जेंटल फिजिकल एक्सरसाइज वो भी करते हैं एट द सेम टाइम. तो क्या होता है, एट द सेम टाइम बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जो इमोशन या जो माइंड थॉट उसको जो अफेक्ट कर रहा है वो भी सॉल्व होता है. एंड जो ऑल्दो माइंड में हमने बोल दिया ठीक है आज से तुमको ये क्या बोलते हैं, तुमको तकलीफ नहीं होने वाला, दुख नहीं होने वाला, बट फिर भी क्या करना पड़ता है, जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसको रिजॉल्व करना पड़ता है. तो जब बात करते हैं वो भी रिजॉल्व हो जाता है साथ साथ में, और उनको एक रास्ता भी मिलता है. तो सो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वी आर आल्सो ट्रीटिंग द बॉडी. एट द सेम टाइम उन लोग को एक रास्ता भी मिलता है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पीछे छोड़ना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उनको एक रास्ता मिलता है. एंड एट द सेम टाइम फिजिकली भी इमोशन करके, तो उनको क्या होता है, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, उनका सिचुएशंस भी ठीक होता है. जो भी सिचुएशन है, सोशल, इमोशनल, बिजनेस सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन, जो भी सिचुएशन वो भी सॉर्ट होता है. और फिजिकली भी उनका डिफरेंट लेवल्स, माइंड, बॉडी, माइंड, सोल एंड स्पिरिट सब ये होता है. एट द सेम टाइम उनको एनर्जी भी मिलता है और उनको ऑप्टिमिज्म, होप भी मिलता है. तो एक्चुअली एक्यूपंक्चर सिंगल डायमेंशन में नहीं है, एक्यूपंक्चर फुल वेरियस डायमेंशन, सभी डायमेंशन से एक प्रॉब्लम को ट्रीट करता है. एंड कभी भी हम बोलते नहीं है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज का एक जवाब मिलता ही है, हर एक चीज सॉल्व हो सकता है. ओनली अलग अलग कभी कभी रास्ते चुनने पड़ते हैं, पर जरूर धीरे धीरे, नहीं तो जल्दी जल्दी भी होता है. तो जैसे कि कोई कभी ऐसा होता है, लाइक वन लेडी हैड कम, उसको एक अल्सरेटिव कोलाइटिस एकदम बहुत ही बेकार, मींस फुल ब्लीडिंग एंड ऑल sorts ऑफ थिंग. तो एक्यूपंक्चर किया, उसको ठीक नहीं हुआ, पर 2-3 बार किया, पर सी जो भी किया, अगर बहुत सीरियस है तो भी उसको थोड़ा बहुत तो असर होना चाहिए ना, तो नहीं हुआ. फिर क्या किया मैंने, उसके साथ एक NLP सेशन किया, मीन्स टू रिमूव द पास्ट ट्रॉमा. एंड उसके बाद से
अपने आप सब कुछ ठीक हो गया automatically. In that one session, it made a very big dramatic change to her. So see, it was her emotions that were blocking the whole thing, as my friend Radhika no said, the bound up emotions, they always have a bearing on the body. And जो emotion है जो नहीं निकालते, उसको निकलने का कोई तो भी रास्ता वो चुनता है. That means जैसे ये ulcerative colitis, diarrhea, psoriasis, eczema, asthma, जो इवन जो भी है कंटिन्यूअसली वाटरिंग आईज, हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उसको कुछ तो भी IBS, कुछ तो भी रास्ता सुनने का है, बाहर निकालना है, नहीं तो और भी खराब हो जाएगा. तो एट द सेम टाइम हम बॉडी को भी ट्रीट करेंगे एंड एट द सेम टाइम इमोशन एंड उसको जो ब्लॉक भी कर रहा है. कोई माइंड बोलता है तुम क्यों छोड़ना चाहती हो, ये इमोशन वैसे ही रखना, ये गुस्से को ऐसे ही रखना. तो माइंड को भी बोलना चाहिए नहीं, गुस्सा रखने से कुछ अच्छा नहीं होगा. उसको तो नीडल से ये सब भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम बात भी करना चाहिए. बात बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए रैपो बिल्डिंग करके उनसे ये सब मल्टी फैसेटेड, बहुत सारे फैसेट्स है, ये सब से एक्यूपंक्चर ये सब करता है, एक साथ में करता है. मीन्स एक साथ नहीं किया अभी नीडल्स लगा, उठो अभी हम टाइची करेंगे, उठो अभी हम काउंसलिंग करेंगे, उठो, ऐसा नहीं गड़ नहीं. मीन्स धीरे धीरे इन प्रॉपर सीक्वेंस लाइक अ फ्लो, वी गो लाइक अ रिवर फ्लो. पर जो भी क्या बोलते हैं, जो भी इश्यू है उसको सब वो एड्रेस करके, जो भी ये प्रॉब्लम को जो भी ये प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस करता है वो सबको एक एक करके एक्यूपंक्चर में सॉल्व हो जाता है. बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक होता है जी. बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी. आपने बताया कि एक्यूपंक्चर के जरिए माइंड, बॉडी, सोल तीनों पे काम किया जा सकता है, इसलिए उसके जरिए होलिस्टिक डेवलपमेंट संभव है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. राधिका जी, कार्यक्रम का समापन का समय हो चुका है, लेकिन एक अंतिम सवाल मैं आपसे यहाँ पर जरूर लेना चाहूँगा कि जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये एक बेस्ट अप्रोच की तरह क्यों ली जाती है? ये बड़ा सवाल है. बाकी भी तो लोग हैं, मतलब वो इस चीज़ की बातें नहीं करते हैं, तो उनका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है. फिर जब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, तो वो क्यों? होलिस्टिक अप्रोच से हम लोग ये शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, वो हर एक लाइफ को आपका 360 डिग्री का व्यू देता है. एंड हर चीज अंटर कनेक्टेड है, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ है, चाहे आपकी फिजिकल है, चाहे एनर्जेटिक है, स्पिरिचुअल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, सब कुछ एक साथ इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, तो अगर आप एक ही एरिया को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप अपने इमोशंस को डिस्कनेक्ट करके सिर्फ बाकी अपने फोकस पे करो कि मुझे सोशली बहुत प्रेजेंटेबल होना है, बट यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशंस वेल, चाहे आप उसके लिए कितना हार्ड कोर बनना पड़े या कितना भी आपको कोर दिखना पड़े, कितना ही आप अंदर से अंदर जले जा रहे हो, बट यू हैव टू लुक गुड, राइट? एक्सप्रेस करना है आपको, एक सोशल इमेज मेंटेन करनी पड़ रही है. तो वो चीज भी अगर आप देखे जाए तो अंदर ही अंदर तो आपको खाई जा रही है ना. तो एक चीज, अगर आप बाहर से खुश हैं तो अंदर ही अंदर तो पर आप कहीं ना कहीं खालीपन है ना. तो इसलिए होलिस्टिक अप्रोच एक दूसरे को कनेक्ट करके चलती है, आपकी लाइफ को एक एरिया को बिल्कुल माइनस नहीं कर देती है, आपको पूरी डेवलपमेंट देती है, अपने बारे में जानकारी देती है, आपके बारे में आपको बताती है कि आपके लिए क्या सही है, क्या रास्ते हैं, आपके लिए क्या सही है. अगेन विच इज वेरी सब्जेक्टिव. हो सकता है पेरेंट्स के लिए कोई रास्ता सही हो सकता है बच्चा एक क्रिएटिविटी में ज्यादा हो सकता है बच्चा उसके पेरेंट्स टीचिंग में ज्यादा हो, लर्निंग्स में ज्यादा हो. तो आपको ये भी चीज होलिस्टिक से एक फायदा ये लगता है कि आपको अपने बारे में जानकारी मिलती है, और आप अपने बारे में जानते हो. जब आपको अपने अंदर ट्रस्ट होता है, अपने बारे में, अपनी कैपेसिटीज के बारे में पता चल जाते हो, तो आप अपने लिए रास्ता क्रिएट करना चल जाते हो. ठीक है, क्यों पेरेंट्स चाइल्ड के ऊपर अपना प्रोजेक्शंस डालते हैं, क्यों पेरेंट्स बच्चों के ऊपर अपनी उम्मीदों को थोपा लगाते हैं कि भाई जो मेरा बच्चा चाहता है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने. बट अगर आप उस चीज को होलिस्टिक अप्रोच से देखो, जो हो सकता है वो बच्चा कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता है, बट वो अगर बन जाता है अपने माँ बाप के लिए बन जाता है, पर क्या वो अंदर ही अंदर खुश है, या उसकी लाइफ टाइम में वो चीजें आगे चल के उसके लिए खुशी दे रही है? कहीं ना कहीं वो चीज आपको लॉन्ग रन में पता चलेगा कि वो उसकी लाइफ में हैम्पर कर रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में निकल के आ जाए. ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि होलिस्टिक बेस्ट अप्रोच इसलिए कि आपको वो हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक कंपार्टमेंट को एज ए टुगेदर लेके चलती है, विदाउट क्रिएटिंग सेपरेशन कि आप कहीं पे इमोशनली सफर कर रहे हो या कहीं पे आप अपनी सोशली सफर कर रहे हो. कोई ऐसा नहीं होता, कोई भी कट नहीं कर रहा है आपका पोर्शन, बल्कि आपको एक
होल बीइंग लेके चलता है, जिससे आपको अपने लिए और अवेयरनेस बढ़ जाती है, अपने लिए और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ती है कि अपने आप को लाइफ में क्या लेके जाना चाहते हैं, आपकी लाइफ का क्या सच है, आपको वो जानने में बेहतर मदद करता है जितना होलिस्टिक अप्रोच से जाओगे। तो मेरे को ये लगता है कि होलिस्टिक इसलिए बेस्ट अप्रोच है ना, अवेयरनेस लोगों को इसलिए इसके बारे में और मिलनी चाहिए कि आपको सिर्फ एक कन्फाइंड में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो आई थिंक आइंस्टीन, जो अल्बर्ट आइंस्टीन हमारे जो है वो 10th के ड्रॉप आउट भी है, बट क्रिएटिविटी कितनी थी उनमें। अगर उनको सिर्फ इंटेलेक्ट में अगर हम फिक्स कर देते या अगर हम उनको सिर्फ एकेडमिक में ही लिमिट कर देते, हो सकता है तो हमारे पास उनकी क्रिएशंस आती ही नहीं कभी। कितने ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं बट क्रिएटिविटीज के फील्ड में बहुत बड़े हैं। तो यही चीज आपको होलिस्टिक अप्रोच में मिलती है कि हो सकता है आप एक चीज आपके लिए नहीं है, बट एटलीस्ट आप उसमें इग्नोरेंट नहीं हो और अपने आप को उस चीज में पनिश नहीं कर रहे हो, सफर नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो है आप देख सकते हो मेरे लिए चल रहा है, बट मेरे के लिए इतना चलेगा, बट हो सकता है मेरा दूसरा डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, कोई इमोशनली वीक है तो कोई क्रिएटिविटीली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है तो वो बंदा कभी भी सफर ही करता रह जाएगा, अगर ऐसा कुछ है। बट अगर आप होलिस्टिक से उसे ट्रीट करो, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो इमोशनली और साइकिक सबसे ज्यादा वही लोग होते हैं जो डिप्रेसिव लोग होते हैं। पर्सनली मेरा अभी तक यही एक्सपीरियंस रहा है। तो ब्लैक शीप्स होते हैं जो फैमिली के सबसे ज्यादा सफरिंग का लगता है, वो उनको हमेशा ना ऐसे ग्रांटेड लिया जाता है, बट सबसे ज्यादा क्रिएटिव, सबसे ज्यादा चेंज मेकर और सबसे ज्यादा पावरफुल जो लोग होते हैं ना, वो वही लोग होते हैं। तो इसीलिए विद होलिस्टिक अप्रोच आप अपने हर चीज को साथ में मिला के, सब में एक सिंक्रोनिसिटी मिला के लेके जाते हो, ताकि आपको पता चले आपकी लाइफ का सच क्या है, विच इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव फॉर पेरेंट्स एंड चाइल्ड, इट वुड बी वेरी डिफरेंट। तो आई वुड सजेस्ट कि गो एंड लुक फॉर दी होलिस्टिक अप्रोच। अगर आपकी बॉडी का भी है, इतने सारे मोडालिटीज है, हो सकता है एक मोडालिटी, सिर्फ सर्जरी ही कैंसर के लिए अप्रोच नहीं है, कीमो ही सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है। इफ यू एड्रेस द इमोशनल लेयर सप्रेस्ड अराउंड इट, you can treat the cancer without going through the surgery for the cancer. I will give you the example of not doctor, she's Louise Hay, right? Louise Hay के बारे में अगर आप देखो तो she had this vaginal cancer जो उन्होंने सिर्फ alternate therapies के through ही change किया है। She didn't went through for the any surgeries or any chemos. She just treated her emotions, she changed her belief systems around it, and she did lot of forgiveness work जो इसके साथ she literally beaten her cancer and बिल्कुल revive होके निकल के आई है without any surgeries, without any treatments. So I would say anything is possible with the holistic approach. And with bars and body whispering are two beautiful approaches that I work with, and it created wonders for me. And I would suggest people to try and look for the possibilities, whatever they have in their hands with different modalities people are offering. There's no limit to it. Just go for that. जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। यानी आपके शब्दों को संक्षिप्त रूप में कहूँ तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके जीवन को सब संभव हो की तरफ लेकर जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपको आपके जीवन का सही क्यों पता हो। अक्सर हमें पता ही नहीं होता है कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं, और फिर हम अपने दिमाग के ऊपर तनाव लेते हैं, परेशानियां लेते हैं और जीवन में पिछड़ जाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात जीवन में ये भी निकल कर आई है इन बातों के अंदर कि क्या जानने, कैसे जानने, उससे पहले ये जानने कि क्यों हम आखिर ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। ये बात, हमें क्या करने वाली बात बाद में आ जाएगी, तो क्या करना और कैसे करना ये उससे बात की बात है। पहले आप ये जानें कि आपके भीतर का क्यों क्या है, कि वो क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों चाहते हैं और कौन सी चीज़ आपको ऐसी क्यों मिले। जब आप ये कर लेते हैं तो आप देखिएगा आपको जीवन में सब संभव नजर आएगा, क्योंकि जब आपका पहला स्टेप अच्छा होता है तो फिर आप आगे अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। और बहुत सुंदर उदाहरणों के जरिए हमने समझाया राधिका जी ने कि कई बार हम अक्सर जो परिस्थितियों के अनुसार गलत निर्णय ले बैठते हैं, हम ये समझते हैं कि ये चीज़ नहीं है तो मतलब वो बेहतर हो ही नहीं सकता। लेकिन बरसात की बात करें, गर्मी की बात करें, सर्दी की बात करें या फिर किसी और ऋतु की बात करें, सब ऋतुएं हैं। उसी तरह जीवन के भी अलग अलग पहलू हैं। कोई एक ही व्यक्ति या फिर एक ही चीज़ सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति का विचारधारा देखनी, उसकी सोच देखनी और उसका व्यक्तित्व देखना, उसी के बाद में किया जाना चाहिए। और ये जानने के लिए ज़रूरी है होलिस्टिक अप्रोच किया जाना।
बहुत बहुत धन्यवाद है आराधिका जी, और मीरा जी की, आपने बड़ा महत्वपूर्ण समय हमारे साथ बिताया यहाँ पर और हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए हृदय से अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सैयदा फरहत के उस शेर के साथ में कि सेहत की सुंदरता पाएं, सबको रंग और रूप मिले, ताज़ा हवा भरपूर गिजा हो, इनको सुनहरी धूप मिले। तो सब खुश रहें, आबाद रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज ये कार्यक्रम में समापन की आज्ञा चाहूंगा। फिर इस मंच के ऊपर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।